हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी की सीरीज़ में आज एक और बैक्टीरिया पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटियस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन से लेके इसकी मॉर्फोलॉजी, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, पैथोजेनेसिस और अंत में लेबोरेटरी डायग्नोसिस पर भी हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रही। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, जो प्रोटियस बैक्टीरिया है ये एक ट्राइब प्रोटी से बिलोंग करता है और ये ट्राइब प्रोटी जो है ये फैमिली एंटेरोबैक्टीरियेशी से बिलोंग करता है। इस ट्राइब में 3 जेनरा हमारे होते हैं, जिन जेनरा का नाम है, एक तो इसमें आता है प्रोटियस, दूसरा मॉर्गेनेला और प्रोविडेंसिया। इस ट्राइब का नाम है प्रोटी और इस ट्राइब में 3 जेनरा आते हैं, प्रोटियस, मॉर्गेनेला एंड प्रोविडेंसिया। ये सब जो है ये फैमिली एंट्रोबैक्टीरियेशी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, इसीलिए इनको एक अलग ट्राइब में रखा गया है जिसका नाम है प्रोटी। इनमें क्या खास बात होती है दोस्तों, ये पीपीए टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, यानी कि पीपीए पॉजिटिविटी इनमें पाई जाती है, यही इनका यूनिक कैरेक्टर है। अब इस पीपीए का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो ट्राइब प्रोटी है इसमें आने वाले सभी जेनरा, प्रोटियस, मॉर्गेनेला और प्रोविडेंसिया, ये तीनों जो हमारे जेनरा हैं ये पीपीए टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। क्यों? क्योंकि इन बैक्टीरिया की खासियत क्या है, ये एक यूनिक एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है फिनाइल एलानाइन डीएमिनेज। ये फिनाइल एलानिन डीएमिनेज एंजाइम क्या करता है, ये फिनाइल एलानिन को फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी फिनाइल पायरुविक एसिड को हम पीपीए शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसीलिए इस टेस्ट को हम बोलते हैं पीपीए टेस्ट। तो ये जो बैक्टीरिया है पीपीए टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है फिनाइल एलानिन डीएमिनेज, जो फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर दे रहा है फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो इसी टेस्ट से हम इस बैक्टीरिया को बाकी जो एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली के बैक्टीरिया उनसे आइसोलेट कर सकते हैं इसी टेस्ट के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है पीपीए टेस्ट इस केस में कि हम इसको बाकी एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली के अदर बैक्टीरिया से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे दे ऑल आर मोटाइल एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। इसमें आने वाले, इस प्रोटीन में जितने भी आपके आने वाले जेनेरा हैं, दे ऑल आर मोटाइल एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, यानी कि प्रोटियस की जितनी भी स्पीसीज हैं, प्रोटियस मिराबिलिस हो, प्रोटियस वल्गैरिस हो, ये सब क्या होती है, मोटाइल होती हैं, यानी कि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाते हैं। दे हैव फिशी पंजेंट ओडर, इनमें कुछ तीखी स्मेल आती है इन बैक्टीरिया से, फिशी एक मछली की तरह की स्मेल आती है, या स्माइनल पंजेंट ओडर हम उसको बोल सकते हैं। दे आर पार्ट ऑफ कमेंसल्स इन ह्यूमन इंटेस्टीन्स, ह्यूमन की इंटेस्टीन्स में ये एज ए कमेंसल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इस तरह ये प्रेजेंट रहते हैं कि कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते। नॉर्मली ये कमेंसल की तरह प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन सकते हैं जब कोई भी पर्सन, कोई इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में अगर होता है, उसकी इम्यूनिटी अगर डाउन होती है, तो उसके लिए ये बैक्टीरिया अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन सकता है। दे कैन कॉज नोजोकोमियल आउटब्रेक्स ऑफ यूटीआई, वुंड इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। बहुत सारे इन्फेक्शंस ये कॉज कर सकता है जब ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बन जाता है, तो नोजोकोमियल आउटब्रेक का भी ये मेजर पार्ट हो सकता है और यूटीआई इसमें कर सकता है, वुंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं और भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ईयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस ये बैक्टीरिया कॉज कर सकता है जब ये पैथोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी अगर इनकी देखा जाए दोस्तों, अगर हम शेप की बात करें तो इस बैक्टीरिया की, यानी प्रोटियस की अभी हम बात कर रहे हैं, प्रोटियस की कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होती, इसीलिए इनको बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक कैरेक्टर इनका मेन कैरेक्टर है, क्योंकि इनका कोई एग्जैक्ट शेप साइज नहीं होता, इसी वजह से इनको प्रोटियस नाम दिया गया है। ये प्रोटियस नेम जो है ग्रीक गॉड प्रोटियस से ये नाम आया हुआ है, क्योंकि जो ग्रीक गॉड प्रोटियस है वो कोई भी शेप अपना एज्यूम कर सकते हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये बैक्टीरिया भी कोई शेप ले सकता है, कोई भी शेप साइज में ये बैक्टीरिया रह सकता है। ये बेसलाई हो सकता है, कोको बेसलाई हो सकता है, तो कोई भी शेप साइज ये ले सकता है, इसीलिए इसको प्रोटियस, ग्रीक गॉड प्रोटियस से इसको कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो गॉड भी कोई साइज और शेप ले सकते हैं, इसीलिए उस नाम से इसका नाम भी पड़ गया प्रोटियस। ग्राम नेगेटिव बेसलाई होते हैं और नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, इनमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं और एक्टिवली मोटाइल होते हैं विथ पेरीट्राइकस फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल, पूरी सराउंडिंग, पूरे सराउंडिंग्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उसी को पेरीट्राइकस पैटर्न ऑफ फ्लैजिला उसको बोला जाता है। तो इसी की वजह से एक्टिवली मोटाइल होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है दे मे प्रेजेंट एज शॉर्ट कोकोबेसिलरी फॉर्म्स, अकेजनली अपीयर इन फिलामेंटस फॉर्म। मैक्सिमम ये कोकोबेसिलरी फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अकेजनली ये फिलामेंटस फॉर्म भी अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोकोबेसिलरी फॉर्म है, और फ्लैजिला आप देख रहे हैं ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है। दिस इज द पेरिट्रैकस पैटर्न ऑफ पेरिट्रैकस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब बात करेंगे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों इसमें दो टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एक तो एच एंटीजन और दूसरा ओ एंटीजन। तो नॉर्मली वैसे अमूमन आप देखते हैं कि एच एंटीजन को हम फ्लैजेलर एंटीजन के लिए इसको इंडिकेट करते हैं, एच वर्ड को, एच एंटीजन मींस फ्लैजेलर एंटीजन, और ओ एंटीजन का मतलब है सोमैटिक एंटीजन। लेकिन प्रोटियस के केस में थोड़ा सा यहाँ पे डिफर हो जाता है कि एच एंटीजन हम क्यों बोलते हैं। एच एंटीजन आया है, ये हॉक वर्ड से ये एच एंटीजन आया हुआ है, क्योंकि क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हम इनको ब्लड अगर पे जब उनको कल्चर करते हैं तो ये स्वार्मिंग ग्रोथ देते हैं, यानी कि इनका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो बहुत फैला हुआ होता है, बहुत फैलने के बाद ये अपनी ग्रोथ देते हैं। यानी कि इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाने से ये डेंसली फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से इनका फैलाव बढ़ने लगता है ब्लड अगर पे जब हम इनको कल्चर करते हैं। गॉट इट? तो इस पैटर्न को बोलते हैं स्वार्मिंग ग्रोथ। तो ये जो हॉक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ब्रेथ ऑन ग्लास। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, जब हम किसी ग्लास पे अपनी ब्रेथ को छोड़ते हैं तो वहाँ पर स्ट्रीम एक बन जाती, भाप बन जाता है, और वो भाप बहुत तेज़ी से फैलता है जब हम उस पर अपना ब्रेथ को छोड़ रहे हैं। गॉट इट? तो उसी तरह ये बैक्टीरिया भी ग्रो करता है, स्वार्म ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। तो वहीं से हॉक वर्ड से, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेथ ऑन ग्लास की तरह इसकी ग्रोथ आ रही है, तो उसको ग्रीक में हॉक बोला जाता है, और ये हॉक से हम एच वर्ड को ले लें तो एच एंटीजन, और एच एंटीजन का मतलब है फ्लैजिलर एंटीजन। तो जिनमें फ्लैजिला होंगे वही बैक्टीरिया बहुत तेजी से अपना ग्रो करेगा, यानी कि फ्लैजिलेटेड जो बैक्टीरिया होंगे, मोटाइल जो बैक्टीरिया होंगे, तो इसीलिए इनको एच एंटीजन बोल दिया जाता है। ओ एंटीजन का मतलब है कि सोमैटिक एंटीजन। यहाँ पे ओ का मतलब क्या है कि ये जो वर्ड आया ओ, ये ऑन हॉस से आया। ऑन हॉस का मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब विदाउट फिल्म ऑन ब्रेथ ऑन ग्लास, जहां पे कोई ग्रोथ नहीं आ रही, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ओ एंटीजन है, सोमैटिक एंटीजन है, फ्लैजिलर एंटीजन नहीं है। तो केवल अगर ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया में स्वार्मिंग ग्रोथ नहीं होगी। गॉट इट? और उसी तरह जब हम अगर ब्रेथ ग्लास पर नहीं डालेंगे तो वो भाप फैलेगी नहीं। गॉट इट? तो वहीं से ग्रीक में ऑन हॉक का मतलब होता है विदाउट फिल्म ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पर विदाउट जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, यानी कि जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, तो उनमें ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो उनकी स्वार्मिंग ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसी बेस पे इनकी नेमिंग की गई है एच और ओ एंटीजन की प्रोटियस के केस। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। दोस्तों दो स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करती हैं प्रोटियस की, एक तो प्रोटियस मिराबिलिस और दूसरा प्रोटियस वेल्गेरिस। ये कॉमनली ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं ये दो स्पीसीज, और मोस्टली ये सेप्रोफिटिक फॉर्म में रहते हैं, यानी कि सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर फाउंड इन डिकम्पोजिंग एनिमल मैटर, सीवेज एंड सॉइल। इन जगहों पे ये सेप्रोफाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ कॉमन सेल्स के फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल्सो दे आर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट ऑन द मॉइस्ट एरियाज ऑफ द स्किन, इंटेस्टीन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की स्किन या इंटेस्टीन्स में ये एज ए कमेंसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब कुछ जो बैक्टीरिया, कुछ जो स्पीसीज है इनकी, या कुछ स्ट्रेन्स पैथोजेनिक बन जाते हैं, यानी कि वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहलाए जाएंगे, और वो इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। जैसे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस के इन्फेक्शंस की अगर बात करें तो उनमें बहुत कॉमन है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और कुछ आपके पाइजेनिक लेजन्स भी बन जाते हैं, ईयर इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं कभी कभी, और कुछ स्ट्रेन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कॉज करते हैं। और नोजोकोमियल इन्फेक्शंस का आउटब्रेक तो पॉसिबल है ही है, क्योंकि ये बहुत सारे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस भी कर सकते हैं, उनका आउटब्रेक भी ये कर सकते हैं कुछ स्ट्रेन्स प्रोटियस। इसके अलावा दोस्तों ये स्टोन भी बनाता है ब्लैडर में, यानी कि किडनी का स्टोन भी कॉज करता है, जिसको स्ट्रुवाइट स्टोन ब्लैडर बोला जाता है, स्ट्रुवाइट स्टोन जिसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि प्रोटियस जो बैक्टीरिया है ये एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, यूरियज एंजाइम, अबंडेंटली यूरियज एंजाइम का ये प्रोडक्शन करता है, और ये यूरियज एंजाइम क्या करता है, ये यूरिया का ब्रेकडाउन करके इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब अमोनिया जब भी हमारी बॉडी में बनता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया, इसका एक्युमुलेशन बॉडी के लिए ठीक नहीं होता। तो ये
जब इसका एक्युमुलेशन होना स्टार्ट होता है, ये रीनल एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है और साथ ही साथ में यूरिन को एल्कलाइन बना देता है। अमोनिया जब आपका बढ़ जाएगा बॉडी में तो यूरिन को एल्कलाइन बना देता है, और ये एल्कलाइन यूरिन होना ये प्रिडिस्पोज करता है डिपोजिशन ऑफ फॉस्फेट्स और एंड मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम और फॉस्फेट्स के डिपोजिशन को ये लीड करता है, एल्कलाइन होना यूरिन को, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलाई। तो जब ये यूरिन हमारी एल्कलाइन बन जाती है तो इसमें डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है फॉस्फेट्स और मैग्नीशियम का, और ये किस चीज़ को लीड करता है, ये हमारे जो किडनीज हैं उनमें कैल्कुलाई बना देता है, यानी कि स्टोन बना देता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। जो स्ट्रूवाइट वर्ड आया हुआ है, स्ट्रूवाइट का मतलब ही मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट होता है। गॉट इट। तो ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट जब डिपोजिशन हो जाता है इसका, ये रीनल कैल्कुलाई बनाता है, इसी को स्ट्रूवाइट बोला जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रूवाइट किडनी स्टोन। इस तरह से ये बनता है, जिसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इनका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है किडनी में, इसी को बोलते हैं स्ट्रूवाइट स्टोन, इसको बोला जाता है। तो प्रोटियस में ये जो प्रॉपर्टी इसमें है, ये यूरेज एंजाइम की प्रोडक्शन की वजह से ये प्रॉपर्टी इसमें होती है कि ये स्टोन भी बना सकता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, कि इसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पेसिमेन हम क्या ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये यूटीआई कॉज करता है बहुत ज़्यादा, तो इसके केस में हमारा जो स्पेसिमेन रहेगा, मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाएगा एज ए सैंपल इन केस ऑफ यूटीआई। मिड स्ट्रीम यूरिन इसलिए ली जाती है, इनिशियल यूरिन को हम प्रीफर नहीं करते क्योंकि इनिशियल यूरिन में कुछ कमेंसल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो हमारी डायग्नोसिस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अच्छा डायग्नोसिस के लिए, यानी कि आइसोलेटेड ग्रोथ लाने के लिए हमें मिड स्ट्रीम यूरिन को कलेक्ट करना होता है। पेशेंट को बोला जाएगा कि अपनी मिड स्ट्रीम यूरिन को एक स्टेराइल यूनिवर्सल स्टेराइल कंटेनर में एसेप्टिक कंडीशन में उसको वो कलेक्ट करें। दूसरा, अगर पायोजेनिक इन्फेक्शंस हैं, यानी कि पायोजेनिक लीजन अगर बने हुए हैं, पस फॉर्मिंग लीजन बने हुए हैं, तो पस को एज ए स्पेसिमेन ले लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अकॉर्डिंग द साइट ऑफ लीजन्स हम सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी में सैंपल आ जाने के बाद फिर उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी हम कर सकते हैं। दिस डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी रिवील्स ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। अगर उसमें कुछ दिखेगा माइक्रोस्कोपी करते हुए, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी सैंपल से ही जब हम उसकी स्मेयर बनाएंगे तो उसमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हमें दिख सकता है। कल्चर उसके बाद हम करेंगे, तो कल्चर में अगर हम ब्लड अगर पर कल्चर करें तो स्वार्मिंग ग्रोथ आती है ऑन ब्लड अगर। ये स्वार्मिंग ग्रोथ को हम रोक भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मिक्स कल्चर हमारे पास है, स्पेसिमेन में अगर मिक्स बैक्टीरिया है, तो मिक्स में ये क्या करेगा, स्वार्मिंग जो ग्रोथ आती है ब्लड अगर पर, वो स्वार्मिंग ग्रोथ बाकी बैक्टीरिया को सप्रेस कर सकता है, यानी कि डिस्टर्ब कर सकता है, उनके उन अदर बैक्टीरिया के आइसोलेशन पर ये रुकावट पैदा कर सकता है। तो इस स्वार्मिंग को हम रोक सकते हैं क्या करके, कि हम जब हम कल्चर मीडिया तैयार कर रहे हैं, ब्लड अगर या मैकंकी अगर जब हम बना रहे हैं, उसमें हम अगर के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। 6% अगर इनिबिट स्वार्मिंग, जब हम अगर के परसेंटेज को बढ़ा देंगे, उसकी कंसंट्रेशन को हम उस कल्चर मीडिया पे बढ़ा देते हैं, तो स्वार्मिंग इनिबिट हो जाती है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड कॉलोनी आर सीन इन मैकंकी अगर। तो ब्लड अगर पर तो हम स्वार्मिंग ग्रोथ के बेस पे पहचानते हैं, तो लेकिन जरूरी नहीं है वहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे और भी बैक्टीरिया हैं जो स्वार्मिंग ग्रोथ शो करते हैं। तो केवल स्वार्मिंग ग्रोथ के बेस पे हम कंफर्म नहीं करेंगे कि ये प्रोटियस बैक्टीरिया है। वहीं अगर हम मैकंकी अगर पर देखें तो मैकंकी अगर पर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज आती हैं, क्योंकि ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते ये बैक्टीरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो स्वार्मिंग है, स्वार्मिंग ग्रोथ दो पैटर्न में आती है, एक तो कंटिन्यूस फॉर्म में, दूसरा डिसकंटिन्यूस फॉर्म में। तो कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे आपको रिंग्स नहीं दिखेंगी, रिंग्स फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। जो ग्रोथ आएगी वो पूरा फ्लडेड ग्रोथ आएगी, फ्लडेड ग्रोथ, एकदम फ्लडेड ग्रोथ, और बहुत तेजी से क्या हुआ ग्रोथ आपको दिखेगा, एकदम स्मूथली ग्रोथ, यहाँ पे रिंग्स नहीं दिखेंगी आपको। तो दिस इज द कंटिन्यूस ग्रोथ। डिसकंटिन्यूस ग्रोथ में आपको क्या मिलेगा, देखिए इसमें आपको रिंग्स मिलेंगी, इस तरह से ये स्वार्म करते हुए रिंग्स आपको मिलेंगी। गॉट इट। तो ये डिसकंटिन्यूस ग्रोथ है। जैसे अगर ये दूसरा पिक्चर आप देख रहे हैं, अगर जब हम रुके हुए पानी में पत्थर मारते हैं तो पत्थर तो बीच में जाता है और जो पानी की वेव्स होती हैं वो बाहर की तरफ को निकल के आती हैं, ये वेव्स बाहर की तरफ को निकल के आती हैं। तो ठीक इसी तरह की डिसकंटिन्यूस ग्रोथ आती है, जिसको हम डिसकंटिन्यूस स्वार्मिंग ग्रोथ बोलते हैं। गॉट इट। तो ये जो स्वार्मिंग ग्रोथ है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्वार्म सेल्स के फॉर्मेशन की वजह से ये स्वार्मिंग पैटर्न की ग्रोथ इसमें शो होती है। तो केवल स्वार्मिंग के बेस पे हम इसको कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अदर और भी बैक्टीरिया हैं जो स्वार्मिंग ग्रोथ पैटर्न शो कराते हैं, जैसे विब्रियो पैरा हिमोलाइटिकस है, या क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई है, सिरेशिया है, ये भी स्वार्मिंग ग्रोथ देते हैं ब्लड अगर।
तो कल्चर कर लेने के बाद फिर हम ग्राम स्टेनिंग से उसको कंफर्म करेंगे कि बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो उसमें आपको दिखेगा कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई आपको दिखेंगे, नॉन कैप्सुलेटेड होंगे और नॉन स्पोरिंग होंगे। उसके बाद फिर हम मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि एक्टिवली मोटाइल बेसिलाई हमें ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इसमें पेरिट्राइकस टाइप के फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं। देन फिर कंफर्मेशन के लिए बायोकेमिकल रिएक्शंस की तरफ हम जाएंगे, यानी कि बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है यूरिएज टेस्ट हम करेंगे, तो यूरिएज टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटियस जो बैक्टीरिया उसके सारे स्पीसीज यूरिएज एंजाइम का एबंडेंटली प्रोडक्शन करते हैं। गॉट इट। केवल जो प्रोविडेंशिया है दोस्तों, प्रोविडेंशिया यूरिएज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं करता, बाकी जितने भी हमारे मॉर्गेनेला हैं या फिर प्रोटियस की जितनी भी स्पीसीज हैं वो सभी यूरिएज एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं। टीएसआई टेस्ट की अगर बात करें ट्रिपल शुगर आयरन की, तो K/A पैटर्न दिखेगा, यानी कि अल्कलाइन ऑब्लिक एसिड फॉर्मेशन पूरा, उसमें हमारा जो स्लांट और बट है, स्लांट हमारा अल्कलाइन दिखेगा और स्लांट एल्कलाइन होगा, और जो बट का पोर्शन होगा वो एसिडिक हमें दिखेगा विद गैस फॉर्मेशन एंड H2S फॉर्मेशन। MR टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, VP टेस्ट नेगेटिव देगा। इसके अलावा इंडोल टेस्ट पॉजिटिव रहता है प्रोटियस वल्गैरिस के केस में, और नेगेटिव रहता है प्रोटियस मिराबिलिस के केस में, यानी कि प्रोटियस मिराबिलिस नेगेटिव देता है इंडोल टेस्ट को और प्रोटियस वल्गैरिस पॉजिटिव देता है। PPA टेस्ट की बात करें तो PPA टेस्ट पॉजिटिव फॉर ऑल स्पीसीज, ये सभी स्पीसीज के लिए PPA टेस्ट पॉजिटिव होता है। एग्लूटिनेशन टेस्ट के बेस पे भी हम इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं या डायग्नोस कर सकते हैं व्हील फेलिक्स रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि दोस्तों जो सोमैटिक एंटीजन है, यानी कि O एंटीजन है या नॉन फ्लैजेलर एंटीजन या नॉन मोटाइल एंटीजन हम इसको बोल सकते हैं, तो जो नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स होंगी उनमें O एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको X स्ट्रेन्स भी बोला जाता है इन नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स को। तो ये क्रॉस रिएक्ट करती हैं रिकेट्सिया स्पीसीज से। तो जो रिकेट्सिया कॉज करने वाला जो रिकेट्सिया इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, उसकी जो एंटीजन्स हैं उसके एंटीजन से ये O एंटीजन रिजेंबल करते हैं। तो हम प्रोटियस के एंटीजन्स को हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज को डायग्नोस करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी इन सीरा ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम रिकेट्शियल इन्फेक्शंस। तो जो पेशेंट्स रिकेट्शियल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं उनमें जो हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, यानी कि रिकेट्शियल एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो वो क्रॉस रिएक्ट करेंगी प्रोटियस एंटीजन से। गॉट इट। प्रोटियस के कौन से एंटीजन? जो सोमैटिक एंटीजन है, O एंटीजन, यानी कि नॉन मोटाइल एंटीजन। तो कुछ नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स हैं जिनको हम इस एग्लूटिनेशन रिएक्शन को, एग्लूटिनेशन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, और इस फिनोमिना को बोला जाता है व्हील फेलिक्स रिएक्शन। तो वो नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स कौन कौन सी हैं दोस्तों? वो 3 टाइप की नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स होती हैं, OX2, OX19, जो कि प्रोटियस वल्गैरिस से आती हैं। ये प्रोटियस वल्गैरिस की नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स हैं, OX2 एंड OX19। और प्रोटियस मिराबिलिस की जो नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स है वो है OXK। तो ये जो 3 नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स हैं, ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। गॉट इट। तो इससे भी हम इस बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं। अंत में बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग की, यानी कि AST की बात करेंगे। तो AST करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बैक्टीरिया के केस में, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत सारे जो कॉमन एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टिविटी शो करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट एज प्रोटियस बेसिलाई आर रेजिस्टेंट टू मैनी ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए रेसिस्टिविटी ये बैक्टीरिया शो करता है, इसलिए AST को परफॉर्म करके ही ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो बिना AST को परफॉर्म किए हम खुद से अपने मन से एक्सपेरिमेंटल के तौर पे हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। गॉट इट। तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग AST ही दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में ये पूरा लेक्चर आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।